Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में 17 को है, तो उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं नीट से, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और हम इस बार के नीट को टारगेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम आंसर्स को तो अंडरस्टैंड करेंगे ही, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उस क्वेश्चंस के सराउंडिंग की जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी कुछ पार्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ये 6th पार्ट है, तो आप इस सीरीज़ को देखिए और बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और अपने नीट 2022 के एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बेसिकली ये है क्या। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, एक को हमने बोला डीएनए, दूसरे कैटेगरी को हमने बोला आरएनए। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली कुछ 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट विथ, एक तो होता है क्या, पेंटोज सुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा पॉइंट होता है बच्चे वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो एडेनिन और थाइमिन है ये क्या है, एक तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये बात ध्यान रखना। अब नाइट्रोजनस बेसिस के अगर हम टाइप की बात करते हैं तो इनके जो टाइप हैं वो 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किए गए। एक को हमने बोला प्यूरिन्स, दूसरे को हमने बोला पैरिमिडीन्स। ठीक है, अब प्यूरिन जो होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप के हैं, एक को हमने बोला एडेनिन जिसे हम ए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है ग्वानिन जिसे हम जी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम पिरिमिडिन को देखें तो पिरिमिडिन के 3 डिफरेंट टाइप हैं। ठीक है, एक है साइटोसिन, दूसरा है थाइमिन और तीसरा है यूरासिल। तो यूरासिल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को बेसिकली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और थाइमिन को हम बेसिकली टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके क्या है, नाइट्रोजनस बेस और उसके टाइप। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो एक चीज और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ये नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है आपस में, डीएनए में हमेशा जो पेयरिंग होती है, एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से, एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस आरएनए की केस में अगर हम बात करते हैं तो आरएनए में बेसिकली थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल। तो यहां पर जो पेयर करता है डबल बॉन्ड यूरासिल से। ये बात क्लियर है। अब देखो बेसिकली अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो एडेनिन पेयर करता है थाइमिन, इसी तरीके से ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर भी ग्वानिन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इस स्टेटमेंट को, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने अभी अंडरस्टैंड किया है, इस इंफॉर्मेशन को यहां पर आप रिलेट करना। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म तो करता है, लेकिन इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, कितना होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स, ये ट्रू। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर करता है, बट वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दोनों नाइट्रोजन स्पेस के बीच में। एडेनिन, फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से क्या है, गलत है, क्योंकि एडेनिन हमेशा पेयर करता है थाइमिन नाइट्रोजनस बेस। तो इसका बेस्ट
और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एनिमल सेल्स के अंदर या एनिमल के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है। तो ये हम सभी को मालूम है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। अगर हम इसके इंफॉर्मेशन की बात करें तो कोलेजन क्या काम करता है? तो बेसिकली ये जो फाइबर्स हमारे बॉडी में होते हैं ना, जो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करते हैं, वो इसी कोलेजन के थ्रू होता है। ये इसी कोलेजन के थ्रू होता है। तो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। तो अगर हम इस टाइप ऑफ कोलेजन्स की अगर बात करें तो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं कोलेजन्स के, और अगर हम इस कोलेजन की बात करते हैं तो बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के क्या है? कोलेजन है। तो अगर हम टाइप फर्स्ट कोलेजन की बात करते हैं जनरली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बोन और स्किन में। टाइप सेकंड की अगर हम बात करें तो कार्टिलेजेस में हमारे प्रेजेंट होते हैं। टाइप थर्ड की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। टाइप फोर्थ की अगर हम बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। और टाइप फिफ्थ की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कोलेजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या है? कोलेजन्स हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेसेटिन क्या है? तो लेसेटिन जो है वो बेसिकली एक तरह का क्या है? आपका कोफैक्टर की तरह काम करता है। लेसेटिन प्रोटीन तो नहीं है लेकिन ये कोफैक्टर की तरह काम करता है, किसी भी प्रोटीन के फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो बेसिकली ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पैनक्रियाटिक सेल से सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सारी प्रोटीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हैं। और मोस्ट अबंडेंट अगर प्रोटीन की बात कर देते हो तो वो क्या है? कोलेजन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड। आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब यह है कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कौन सा है? टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है और आर्जिनिन। इसका राइट आंसर जो है वो लाइसिन है, क्योंकि लाइसिन अमाइनो एसिड्स के ऊपर कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज में है। एक तो है लाइसिन, दूसरा है आर्जिनिन और तीसरा है हिस्टिडीन। ठीक है, तो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो ये आपके क्या है? 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कुछ अमाइनो एसिड्स कैसे हैं? बेसिक इन नेचर हैं, मींस इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, कौन कौन सा? लाइसिन जिसको हम के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा आर्जिनिन जिसे हम आर अल्फाबेट से या शॉर्ट फॉर्म में एआरजी भी बोलते हैं, और तीसरा जो है हिस्टिडीन। तो यही 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में ये 3 डिफरेंट ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो जिनके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लाइसिन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हिस्टिडीन को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स। तो यहां पर कौन सा है? लाइसिन अमाइनो एसिड जो है इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो ऐसे कौन से अमाइनो एसिड है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो? तो वो अमाइनो एसिड्स क्या कहलाएंगे? एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 2 ही हैं। एक को हम बोलते हैं स्पार्टिक एसिड, दूसरे को हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड को आप क्या बोलोगे? एसिडिक अमाइनो एसिड। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एस्पार्टिक एसिड जिसको हम डी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है क्या? ग्लूटामिक एसिड जिसको हम ई अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन और एलानिन, साथ में वैलिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलैलानाइन, प्रोलीन, मेथोनिन और ल्यूसिन। ये सभी कैसे हैं? आपके न्यूट्रल नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं कि न्यूट्रल पोलर अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो सीरीन है, थिरेनिन है, टायरोसिन है, आर्जिनिन है, ग्लूटामिन है और सिस्टीन है।
तो ये अमाइनो एसिड्स आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको कैटेगरी वाइज अमाइनो एसिड्स के नाम ही पता होना चाहिए, और साथ में साथ अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड्स के साइड चेन की अगर आप बात करते हो तो साइड चेन की भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर हम इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और समराइज फॉर्म में कर देते हैं तो बेसिकली ये क्या है, आपका ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वो नॉन पोलर है, पोलर है, एसिडिक है या बेसिक है। तो अभी हमने बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात किया कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। कौन कौन से अमाइनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरीके से अगर हम एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक की बात करते हैं तो ये कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। और ये आपके क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, जिनको हम नॉन पोलर और पोलर कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेम ऑफ द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। इस जेनेटिक मटेरियल में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है किसकी हेल्प से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन को हम टीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन किस में ट्रांसफर हुई, तो ये इंफॉर्मेशन आरएनए, और आरएनए के किस फॉर्म में, तो एमआरएनए के फॉर्म में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन किस में हो रहा है, एमआरएनए के फॉर्म में। प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और फर्दर ये एमआरएनए किस में जाएगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, और एक स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये एक तरह की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होता क्या है कि बेसिकली अगर आप बात करो तो डीएनए जो है ना वो डबल हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो अगर ये 3 प्राइम एंड है तो ये 5 प्राइम एंड है। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो यहां पर क्या होगा कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन है, ठीक है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ये क्या है आपका डीएनए हेलिक्स है, इसको कौन ओपन कर रहा है, मींस हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक कर रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो और वहां पर एक स्पेसिफिक एमआरएनए का फॉर्मेशन हो। ये बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि यहां पर जो एंजाइम है वो क्या है, डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज काम कैसे करता है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करते हैं तो डीएनए हेलिकेज जो है, डीएनए हेलिकेज जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो डीएनए हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द 2 स्ट्रैंड। तो जो 2 स्ट्रैंड के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों स्ट्रैंड को कनेक्ट करके रख रहे हैं, इसी बॉन्ड को कौन ब्रेक कर रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक बाय डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ही क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब डीएनए हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो ये जो डीएनए हेलिक्स है जो आपस में क्वाइल्ड है वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन अप होने लगेंगे। इसी ओपन अप को आप बोलते हो अनवाइंड होना, ठीक है। दिस अलाउड डीएनए टू अनवाइंड इनटू अ 2 स्ट्रैंड एट द रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या है,
जैसे डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और हेलिकेज जो है जस्ट उस, क्योंकि डीएनए दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डीएनए के स्ट्रैंड दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसको कौन रोक रहा है, तो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो बेसिकली नेम पूछ रहा है ऐसे एंजाइम जो डीएनए हेलिक्स को ओपन करने में हेल्प कर रहा है, तो इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या है, डीएनए हेलिकेज। कुछ और इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि बेसिकली अगर हम टोपोआइसोमरेज की हम बात करते हैं तो टोपोआइसोमरेज एक इस तरह का प्रोटीन है दैट बाइंड द डबल हेलिक्स अहेड टू द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड रिलीव द स्ट्रेन प्लेस द डबल हेलिक्स। तो बेसिकली होता क्या है कि डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो बहुत ही हाईली हेलिकल फॉर्म में, मीन्स आपस में बहुत ही स्ट्रांगली क्वाइल्ड होते हैं, इसको रिलीज करने में कौन हेल्प कर रहा है, टोपोआइसोमेरेज। साथ में अगर हम एसएसबी प्रोटीन की बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो स्ट्रैंड्स को दोबारा से ज्वाइन करने में हेल्प नहीं करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड जो प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जब हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में ब्रेक होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क अटैच हो जाएंगे, तो दोबारा से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड न फॉर्म कर ले, यहाँ पर कौन अटैच हो जाता है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं कि ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म न कर पाए। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट द सेपरेटेड स्ट्रैंड from the joining together again by binding to the separated strand and stabilize them। इनको क्या करके रखते हैं, स्टेबलाइज करती हैं और डीएनए को अनवाइंड करती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए हेलिकेज, हमेशा याद रखना। और यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप ओराई पॉइंट बोलते हो या ओरिजिन बोलते हो। ओराई पॉइंट जनरली हम रेप्लिकेशन प्रोसेस में देखते हैं और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, तो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, उसी को आप बोल देते हो ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपका, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट टू द सेल साइकिल, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट the cell cycle enter the vegetative inactive this consent G0 phase this process at the end of। तो देखो हमेशा याद रखना कि जो सेल साइकिल होती है ना वो दो फेजेस में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं इंटर फेज, दूसरे को हम बोलते हैं एम फेज। इसी इंटर फेज में अलग अलग फेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, चलो मैं इसको यहां पर डिफाइन कर देता हूं। तो बेसिकली यहां पर अगर हम इंटरफेज को अंडरस्टैंड करें तो मेन यहां पर तीन फेज होती है जिसको हम बोलते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसको हम बोल देते हैं गैप 1 फेज भी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं और इसको हम गैप 2 फेज बोलते हैं। ये जो फेज होती है G0 फेज, G0 फेज बेसिकली वो फेज है जहां पर सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करती है, नॉट डिवाइड। तो बेसिकली इसी स्टेज को आप बोल देते हो वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, अब इसी स्टेज को आप बोलते हो G0 फेज। तो ये कब स्टार्ट होता है, ये M फेज के एंड में स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में और हम देखते हैं। तो बेसिकली हम पूरे अगर सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं तो सेल साइकिल में एक तो हमारा इंटरफेज है जिसमें हम गैप 1 फेज की बात करते हैं, S फेज की बात करते हैं, G2 फेज की बात करते हैं और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है M फेज। तो M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो M फेज जब खत्म होता है, M फेज यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसी M फेज के बाद क्या स्टार्ट होता है, G0 फेज। G0 फेज में ही सेल क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है और यहां पर इनएक्टिव स्टेज में जाने का मतलब है नॉट डिवीजन अकर। ठीक है, तो
ये कब हो रही है? तो बेसिकली आपके एट द एंड ऑफ एम फेज के बाद हो रही है, ठीक है। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो G1 फेज में बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेल का ग्रोथ होता है, ताकि सेल जो है अपने डीएनए को सिंथेसाइज कर सके, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। फाइनल प्रोटीन जो है यहाँ पर सिंथेसाइज होती हैं और उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की साइकिल्स चलती हैं। तो पूरी जो सेल साइकिल है यहाँ पर 2 डिफरेंट फेजेस हैं। एक को हमने बोला इंटर फेज, दूसरे को हमने बोला एम फेज। तो ये आपका